हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी सीटेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरोज लर्निंग हब पे, जहां पर हम पेडागोजी और कंटेंट दोनों की सीटेट के लिए आपको तैयारी करवाते हैं। और ये जो कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ वो सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, स्टेट लेवल हर एग्ज़ाम जो है, जो टेट एग्ज़ाम है स्टेट लेवल का, जैसे कि सीजी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, एच टेट, आर टेट, जितने भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम है टेट के, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके अलावा टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी एग्ज़ाम, इसमें भी सीटीपी और ये मैथ्स, बेसिक मैथ्स, ग्रामर पूछा जाता है, उसमें भी ये कंटेंट बहुत आपके लिए यूज़फुल हो जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि हम सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की हम तैयारी कर रहे थे अभी कुछ प्रीवियस वीडियो से। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रही हूँ। आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स्ड सिलेबस है। तो ये जो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के बहुत बार अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग पैटर्न में रिपीट होते हैं। टॉपिक वही है, पैटर्न को, तरीके को जो पूछने का है वो बस चेंज करके क्वेश्चन और टॉपिक वही पूछा जाता है। आप अपने टॉपिक्स और जो सिलेबस में जो दिए गए टॉपिक हैं उस पर अगर अच्छी कमांड कर लेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपनी समझ को डीप कर लेंगे हमारे डीप एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। एग्ज़ाम को सॉल्व करना, अप्रोच करना बहुत ही आसान हो जाएगा, खासकर जो नए सीटेट एस्पायरेंट्स हैं, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा, जो इतने एक्वाइंटेड नहीं हैं सिलेबस टॉपिक से, ठीक है। इसीलिए हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करके, मतलब सॉल्व करने का कहने का मतलब है क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिया, उसके आंसर बता दिए, नहीं करते हैं। हम आपको उसके जो टॉपिक हैं उसको डीप में आपको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी हो सके, बूस्ट हो सके, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को आप बूस्ट कर सकें और अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो 30 क्वेश्चन है उसमें से फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। और ये जो पेपर है वो है सीटेट पेपर 2 जुलाई 2019, ठीक है। 2019 जुलाई का ये पेपर 2 है सीडीपी का, ये हम देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले ये कुछ मेरे बारे में है। मेरा नाम है निर्मला साहू, आपकी एजुकेटर, मेंटर। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1, पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया हुआ था। एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का एक्सपीरियंस है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोहलबर्ग। डिस्क्रिप्शन: right action is defined by self-chosen ethical principle of conscience that are valid for all humanity regardless of law and social agreement। क्या कह रहे, देखिए कोहलबर्ग आपको पता है जिन्होंने क्या दिया हुआ था, मॉरल डेवलपमेंट पे अपनी थ्योरी दी थी, जिसके 3 मतलब स्टेजेस हैं। प्री कन्वेंशनल, पोस्ट है ना, प्री कन्वेंशनल है पहला पीसी, और दूसरा है कन्वेंशनल, थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पर, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अब ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं इसको आप पढ़ के आपको पहचानना है कौन सा ये स्टेज है मॉरल डेवलपमेंट का, जो कि कोहलबर्ग के द्वारा दी गई है। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। आपको पता है इन्होंने जो 3 स्टेजेस दी है, ठीक है, जिसमें से राइट एक्शन डिफाइंड बाय सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल, जो आपकी जो एथिकल प्रिंसिपल, एथिकल वैल्यूज होती है, कंसाइन सही गलत का, ठीक है, मानवता के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या वैध है, अवैध है, ये सब का जो आपका जो कंसाइंस होता है, अंदर से जो आपकी अंतरात्मा कहती है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़ है, वो कहता है, ठीक है। उसके बारे में पूछा है कौन सी स्टेज में ये आता है, ठीक है, चाहे वो लॉ और सोशल एग्रीमेंट वैध है या नहीं
इसके मतलब बावजूद भी वो सोच समझ पाता है कि क्या सही है क्या नहीं है, उसके बारे में बोला है कि ये कौन सी स्टेज है। तो पहला है द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये प्री कन्वेंशनल में हो जाता है, ठीक है, जो प्री कन्वेंशनल के अंतर्गत आते हैं 2 स्टेज। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन सेकंड में आ जाता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कंसाइंस बोला है, मतलब कि स्वचयनित नैतिक सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है, द सोशल ऑर्डरिंग मेंटेनिंग, ये भी नहीं होगा, है ना, ये थर्ड में आएगा। सोशल ऑर्डर सेकंड में आएगा सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ये भी सेकंड में आ जाएगा। कन्वेंशनल में सामाजिक के जो नियम कानून लॉज होते हैं जो मतलब समझ में आता है, किसी व्यक्ति को सही है गलत है हमारे लिए बनाया गया है जो कि चेंज हो सकता है, ये भी मतलब ये सब चीज़ें समझना। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन या लॉ और ऑर्डर मेंटेनेंस ये सेकंड में आ जाएगा। आंसर आपका होगा 4th नंबर, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, जो कि पोस्ट कन्वेंशनल के अंतर्गत आता है, सेकंड स्टेज होती है। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, मतलब कि क्या जो आपका जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है इसके अंतर्गत आपको समझ में आता है आपकी एथिकल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ क्या होती है कि जिसके अंतर्गत क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए। चाहे जो लॉ और सोशल एग्रीमेंट के से आप सहमत होते हैं नहीं होते हैं वो अलग चीज़ है, उसके अलावा आप सोच पाते हैं क्या ये जो चीज़ हो रही है समाज में वो क्या सही है। ह्यूमैनिटी मतलब मानवीयता के पर्पस मतलब उसमें संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में सही है या नहीं है, ये आपकी खुद की जब कंसाइंस कहने लगती है ना, अंतरात्मा कहती है क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में बोला गया है। तो ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में आ जाएगा, जो कि 3rd लेवल होता है, मतलब कि पोस्ट कन्वेंशनल के अंतर्गत 2nd स्टेज होती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। आइए सेकंड देख लेते हैं। वन ऑफ द मेजर अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से एक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है पूछ रहा है, ठीक है, मतलब उस स्टेज में आने से बच्चे क्या अकम्प्लिश कर लेते हैं, क्या अचीव कर लेते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं, अचीवमेंट क्या होती है उनकी। एनिमिस्टिक थिंकिंग नहीं होगा, ये सेंसरी मोटर स्टेज है, मतलब 0 से 2, ठीक है। एबिलिटी टू कंजर्व, यस सही है। एबिलिटी टू कंजर्व मतलब कंजर्वेशन की जो सुरक्षित करने की योग्यता होती है ना, नंबर, सीरिएशन, कंजर्वेशन, ठीक है, जो होता है ऑपरेशंस वगैरह उसको कंजर्व कर पाते हैं, सीरिएशन वगैरह कर पाते हैं, क्लासिफिकेशंस वगैरह करते हैं, ये इसमें आ जाती है एबिलिटी टू कंजर्व कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। इस स्टेज में ये रिवर्सिबिलिटी भी, जो इरिवर्सिबिलिटी होती है ना वो भी आ जाती है, सीरिएशन हो आ जाता है, कंजर्वेशन आ जाता है, ठीक है, इंक्लूजन आ जाता है, क्लासिफिकेशन, तो ये सही है। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, तो फोर्थ जो आपका स्टेज है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पे आप लॉजिकली और हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग कर सकते हैं, वो होगा परिकल्पनिक, मतलब परिकल्पना जो होती है ना वो उसमें बहुत ज़्यादा आपकी क्या हो जाती है, इमेजिनेशन स्किल, और हाइपोथेटिक जो डिडक्टिव जो रीजनिंग है ये हाई होती है, परिकल्पित निम्नात्मक तर्क ये आ जाता है। 4th नंबर बोल रहे सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी नहीं आएगा। आंसर है आपका 2nd नंबर, एबिलिटी टू कंजर्व, जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में अकम्प्लिशमेंट हो जाता है, इसमें आ जाता है, कंजर्वेशन की एबिलिटी आ जाती है। तो 2nd नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की व्यूइंग लर्निंग एज। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जी जो हैं एक संरचनावादी हैं, आप सभी को पता है। अधिगम के किस रूप को देखते हैं, मतलब लर्निंग को क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं, तो ये दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो कि आप सभी को पता है नॉलेज के कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि उसमें मीनिंग मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए, ये इनका मानना है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। एक्विजिशन ऑफ स्किल मतलब कि कौशलों का अर्जन करना, नहीं, ठीक है।
कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेस, ये तो बिहेवियरिस्टिक लोगों का, बिहेवियरिज्म का सोच था जो कि अब चलता नहीं है, अभी प्रोग्रेसिव लर्निंग हो गई है। पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस, पैसिव तो होना ही नहीं है, सबसे पहली बात। रिपीटेशन, पैसिवनेस और रोड सिस्टम, ये सब बिल्कुल गलत है अभी की डेट में। प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, देखिए सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, मतलब कि एक्टिवली एंगेज रहता है बच्चा। सबसे पहले तो एक्टिव लर्नर है, एक्टिवली कुछ ना कुछ करता है, एक्सप्लोर करता है, एंगेज रहता है और उससे मीनिंगफुल क्या बनाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज करता है, मीनिंग में। तो इसी को मीनिंग मेकिंग कहा गया है कि ऐसे ज्ञान का निर्माण जो मीनिंग मेकिंग हो, मीनिंगफुल हो। तो ये दोनों मानते हैं, वाइगोत्स्की जी भी और पियाजे जी भी। तो ये फोर्थ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट पोर्ट्रे बोथ मैन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिला दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रभावी रणनीति है। मतलब कि आप समझ गए क्वेश्चन को कि अगर ऐसे स्टोरी और क्लिपिंग जो न्यूज़पेपर वगैरह से पोर्ट्रे करते हैं जिसमें मैन एंड विमेन है ना, जो है वो नॉन ट्रेडिशनल, मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस में नहीं है, पारंपरिक ड्रेस में नहीं है, तो ये कैसा है, ये किस तरह का प्रभावी रणनीति है। तो देखिए जेंडर बायस को तो ये प्रमोट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल बोल दिया है, ट्रेडिशनल में नहीं बता रहा है, तो ये जेंडर बायस को प्रमोट नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रमोट जेंडर कॉन्स्टेंसी, ये भी गलत है। एनकरेज स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स, तो ये स्टीरियोटाइप जेंडर रोल को भी एनकरेज नहीं कर रहा है, ये भी गलत है। लैंगिक जेंडर पक्षपात को ये नहीं बढ़ा रहा है, यहाँ पे बढ़ाने की बात की है। जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, ये भी वही सेम बात है ऊपर वाले की तरह, है ना, कि जो प्रमोट कर रहा है तो स्थिरता मतलब स्थिर रख रहा है। रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहित कर रहा है, नहीं, गलत है। देखिए नॉन ट्रेडिशनल रोल को पोर्ट्रे कर रहे हैं तो क्या है, काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप, उसका सामना कर रहे हैं, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए डिस्कशन होगी, उस पर सामना कर रहे हैं कि नॉन ट्रेडिशनल रोल में भी आ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पुरानी बात कही जाती है कि लड़कियां हैं तो फ्रॉक, सिर्फ फ्रॉक या सलवार कमीज़ पहनेगी, है ना, वही अगर मम्मी हो गई या बूढ़ी दादी हो गई तो साड़ी ही पहनेगी। आजकल ऐसा नहीं होता है, सभी फ्रीली कोई भी किसी भी एज में किसी भी तरह का ड्रेस पहन सकते हैं। लड़कियां जीन्स पहन सकती है, पहले ये था ना लड़कियां जीन्स नहीं पहनेगी, ये लड़कों के कपड़े हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि लड़के जो हैं रफ बात कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, या फिर भारी काम कर सकते हैं, भारी चीज़ उठाने वाला काम कर सकते हैं, जो कि लड़कियां नहीं कर सकती। लड़कियों को पोलाइटली बोलना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें कही जाती थी, है ना। लड़कियां मैथ्स में कमज़ोर होती है, लड़के मैथ्स में होशियार होते हैं। ये सब जेंडर बायस था जो कि स्टीरियोटाइपिंग को क्या करता था, बढ़ावा देता था। और ट्रेडिशन की भी अगर बात करें तो ये भी ट्रेडिशनली ही बात है कि लड़कियां ऐसे ड्रेस पहनेगी, लड़के ऐसे ड्रेस। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, सबको सब फ्रीडम है, जो जैसे अपनी इच्छा से पहन सकता है। इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है, इसीलिए हम इस तरह की चीज़ों को बताकर हम काउंटर कर रहे हैं जेंडर स्टीरियोटाइप का, मतलब उसका सामना कर रहे हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्थ हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन। देखिए बच्चे के समाजीकरण में सबसे मेजर रोल कौन सा प्ले करता है, निम्नलिखित में से बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आप सभी को पता है प्राइमरी रोल प्ले करता है स्कूल और नेबरहुड, स्कूल बोल रही हूँ, फैमिली और नेबरहुड, और सेकेंडरी रोल प्ले करता है फैमिली एंड मीडिया। ठीक है, अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि पहला जो है वो है फैमिली या नेबरहुड, जिसमें भी हो ये ऑप्शन। तो देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर में थर्ड और फर्स्ट ही दे दिया है, मतलब कि थर्ड है आपका फैमिली, फर्स्ट है आपका मीडिया। सही है, ये सही है। फिर भी बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। सेकंड में बोल रहे सेकंड स्कूल, तो स्कूल तो सेकेंडरी है, स्कूल और मीडिया सेकेंडरी है, तो ये अगर पहले में आ गया तो ये गलत हो गया।
थर्ड नंबर में मीडिया बोल रहा है तो मीडिया भी सेकेंडरी एजेंट है, तो ये फर्स्ट में आ गया, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ में बोल रहा है फर्स्ट नंबर, फिर से मीडिया दे दिया है, ये भी सेकेंडरी है। प्राइमरी जो एजेंट है सोशलाइजेशन का, समाजीकरण का बच्चे के लिए, वो फैमिली होती है और नेबरहुड होता है। उसके बाद स्कूल सेकेंडरी, स्कूल और मीडिया सेकेंडरी होता है, या फ्रेंड्स वगैरह जो आते हैं उसके सहपाठी आते हैं, ये उसके सेकेंड एजेंट होते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है इसी में ही सही बता रहा है कि फैमिली और मीडिया जो है, तो फर्स्ट नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, आप सभी को पता है अमेरिकन जो साइकोलॉजिस्ट थ्योरिस्ट थे हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने बुद्धि के सिद्धांत का जो मतलब मल्टीपल बहुबुद्धि का सिद्धांत जिन्होंने दिया है, जिसमें 8 उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताई है ना। हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ पर्सन विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कैरेक्टराइज्ड, कैरेक्टरिस्टिक उसका बता दे रहा है इसमें, और उसमें आपको ये देख के बताना है जो उन्होंने बात कही है कि ये किसके अंतर्गत आती है। एबिलिटी टू डिटेक्ट and responds appropriately to the moods, temperament, motivation and intention of other। कहने का मतलब है अगर किसी पर्सन में ये एबिलिटी है कि वो दूसरे के मूड्स मतलब इच्छा, मन, टेम्परामेंट मतलब कि उसका जो मूड है, मन है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसकी अभिप्रेरणा क्या है, ये सबको पहचान कर उसके हिसाब से वो सही तरीके से बिहेव करेगा उसके साथ में, उसे हम किसके अंतर्गत में देखते हैं। ठीक है, वो हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, वो उसके अंतर्गत कौन से वाले में आती है, जो ऑप्शन दिया है नेचुरलिस्टिक, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, थ्योरोपेटिक। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो ये आ जाता है इंटरपर्सनल। जब आप इंटरपर्सनल मतलब दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा कहना चाहिए, एक से ज़्यादा मतलब 2 व्यक्ति के बीच भी होगा या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच जब बातें होती है, और वो ऐसी बातें होगी कि मतलब एक जो पर्सन है दूसरे पर्सन की फीलिंग को समझ पा रहा है, उसके मूड, टेम्परामेंट, मोटिवेशन जो है, अभिप्रेरणा है, प्रेरणा है, या फिर मनोदशा है, उसका स्वभाव है किस तरह का है, कैसा है, मतलब अगर वो गुस्सैल है तो उसके साथ वो उसी तरह से बिहेव करेगा शांत तरीके से बात करके। अगर वो मीठा स्वभाव का है, शांत स्वभाव का है, तो उसको अच्छी मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड बात है उसे की जा सकती है, क्योंकि वो समझने की स्थिति में है। इस तरह की जो चीज़ें को समझ पाता है वो कौन कर पाता है, ये इंटरपर्सनल में होता है। इंट्रापर्सनल मतलब जब आप खुद से बात करते हैं। नेचुरलिस्टिक जो होती है प्रकृतिवादी होती है, ये कोई मतलब थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में नहीं आता। थेरोपेटिक मतलब कि जो रेमेडियल एक्शन लेते हैं, जैसे कि आपके साइकोलॉजिस्ट वगैरह है, डॉक्टर वगैरह हैं, मेंटल हेल्थ वगैरह को जो देखते हैं वो होता है। ठीक है, तो ये तीनों तो नहीं होगा। ठीक है, आ जाएगा आपका इंटरपर्सनल। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एम्पैथाइज करता है ना, उसके मूड, उसके टेम्परामेंट, उसकी मोटिवेशन के हिसाब से वो उससे बिहेवियर कर सकता है, उसको समझ सकता है, उसे हम इंटरपर्सनल कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रीजन फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के मूल्यांकन के लिए इनमें से कौन सा कारण होने चाहिए। बच्चों का जो असेसमेंट है उसके पीछे का जो रीज़न है, इनमें ये जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा ऑप्शन के कारण होना चाहिए। टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन इनटू नॉन अचीवर, लो, एवरेज, हाई। देखिए, सेपरेट करना, लेबल करना, ठीक है, कि हाई है, लो है, अचीवर्स, नॉन अचीवर्स, ये तो ऐसे ही नेगेटिव वर्ड है, ये अलग हो जाएगा। ठीक है। टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, हाँ ये बहुत सही बात है कि अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए असेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है, कि हम जो स्ट्रैटेजी, हम जो पेडागोजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रही, नहीं आ रही, कहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं, कहाँ पे वीक पॉइंट है, और क्यों हमें उसको बदलना है, क्यों, क्या कारण है जिससे बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, क्यों वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, ये सब सोचना तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ये सुगम बनाता है, तो ये सही है। टू फाइंड आउट व्हाट चेंज एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग टेक प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एकदम करेक्ट है। भाई आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो, आप उसको बीच में असेसमेंट नहीं कर रहे हो, तो बच्चा कहाँ पहुँचा है, कितनी उसकी लर्निंग में
प्रोग्रेस हुई है, कुछ वो सीखा भी है या नहीं है, ये सब देखना भी ज़रूरी होता है, ये सही है। टू डिस्कस द कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ, चैलेंजिंग एरिया ऑफ द चाइल्ड विथ पेरेंट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, असेसमेंट से ये भी पता लगा सकते हैं कि बच्चे की क्या कैपेबिलिटी है, संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं, पोटेंशियलिटी है, और उसकी है ना, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसके वीक पॉइंट है, कहाँ पे उसे चैलेंज हो रहा है, कहाँ पे उसे परेशानी हो रही है। ये सब कुछ पता लगाने के बाद ये बात को वो पेरेंट से भी डिस्कस करेंगे, ताकि पेरेंट भी अपना घर में अपने तरीके से उनको डील कर सकें, क्योंकि सिर्फ टीचर स्कूल में 1 घंटे हर चीज़ नहीं करा सकता है, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसको भी वो मतलब जाके पेरेंट के साथ डिस्कस करेंगे, सिर्फ पेरेंट को बोलेंगे नहीं, डिस्कस करेंगे, उनको बताएंगे, ताकि पेरेंट भी उस पर फोकस कर सकें। तो ये तीनों पॉइंट सही हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट तो नहीं है, सेकेंड नहीं है, थर्ड नंबर में तीनों दिया हुआ है, और ये तीनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको क्लासरूम में इम्प्रूव किया जा सकता है, बच्चे ने कितना सीखा, क्या प्रोग्रेस हुई, ये देखा जाएगा। उसके अलावा कहाँ पे उसके चैलेंज हो, उसे कहाँ परेशानियाँ हो रही, कहाँ पे चैलेंजिंग एरिया है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटी है, ये सब कुछ को देखते हुए पेरेंट्स से डिस्कस करना। बच्चा किसी चीज़ में बहुत पोटेंशियल, बहुत अच्छा है, तो पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे। तो उसकी एक्स्ट्रा जो क्लासेस बाहर है, जैसे कि अगर बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स एकेडमी है, अलग से पेरेंट ज्वाइन करा सकते हैं, ताकि उसकी जो एबिलिटी है निखर के आ सके। अगर बच्चा कोई भी सब्जेक्ट या किसी भी एरिया में वीक है, तो उसको भी थोड़ा सा पेरेंट और टीचर की मदद से ठीक किया जा सकता है। ये सब डिस्कशन होता है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत करेक्ट है, और ये थर्ड नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये सब डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए सबसे मुख्य क्या है, ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में कौन सा निम्नलिखित में से प्रमुख है। टेक्स्ट बुक्स जहाँ पे आ गया वो तो टेक्स्ट बुक सेंट्रिक आ गया, वो तो गलत है, ठीक है, सिर्फ किताब से नहीं। बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, हाँ ये सही लग रहा है, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट। देखिए, मानक मतलब जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट, इंस्ट्रक्शन या पेडागोजी या असेसमेंट का जो तरीका है स्टैंडर्ड कर दिया गया है, वो कभी सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि वो सभी बच्चों के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ जो क्लासरूम होती है उसमें कभी भी काम नहीं आता है, गलत है ये। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यूनिफॉर्म असेसमेंट, यूनिफॉर्म मतलब एक ही तरह का असेसमेंट पैरामीटर, और इंट्रिंसिक मतलब बाह्य प्रेरणा, ये तो कभी काम नहीं आता। बच्चा जब तक इंट्रिंसिक, सॉरी बोलने में गलती हो गई, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक अगर वो मतलब अंदर रूप से वो अगर प्रेरित है तभी बच्चा सीखेगा। एक्सट्रिंसिक जो होगा, बाहरी रूप से होगा, वो कभी नहीं सीखेगा। बाहर से जो प्रेरणा है वो 1-2 बार आप दे सकते हैं, उसके बाद बच्चा नहीं करेगा, जैसे कि लालच के तौर पे रिवॉर्ड या किसी भी तरह का जो गिफ्ट है या कोई भी चीज़ आप रख के आप इन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दे सकते हैं। इंट्रिंसिक तब होता है कि उसको खुद को लगातार उसमें वो क्या बना रहे, मोटिवेशन बना रहे कि मुझे खुद से सीखना है, तो वो इंट्रिंसिक होता है ना, अंदर से उसको मोटिवेशन आती है। यहाँ पे एक्सट्रिंसिक बोल दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावनाओं पे विश्वास करना, ये सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक दैट गिव ईच पर्सन अ स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ। सिर्फ वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआती देता है, ये गलत है ना। सिर्फ वंशागत को नहीं दे सकते, क्योंकि जो इनहेरिटेंस है उस पर ही आप सिर्फ रिलाई करेंगे, वो गलत है, क्योंकि समय के साथ वो चेंज हो जाता है। जो उसका एनवायरनमेंट मिलता है, वातावरण में आता है, तो काफ़ी चेंजेस आते हैं, और बहुत कुछ वो एक्वायर करता है, अर्जन करता है, उससे भी चेंज आता है। तो सिर्फ इनहेरिटेड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिपेंड नहीं करती। टू लुक एट द एनवायरनमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट इंडिविजुअल, सिर्फ एनवायरनमेंट दिया है यहाँ पे, तो एनवायरनमेंटल फैक्टर है सिर्फ, ये भी गलत है। देखिए, हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ हेरिडिटी के लिए बोला है, यहाँ पे एनवायरनमेंट बोला है, तो ये भी गलत है। टू कंसिडर मैचुरेशन ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन, सिर्फ मैचुरेशन जो ब्रेन और बॉडी का है वही डिपेंड नहीं करता है, ये भी गलत है। टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज
एनवायरमेंटल फैक्टर एंड देयर इंटरप्ले। ये एकदम परफेक्ट है। दोनों अब भी मैंने जस्ट बोला, जो इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक है उसके साथ एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों ही इंटरप्ले करता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक दूसरे से पारस्परिक क्या है जुड़े हुए हैं। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना जरूरी है, दोनों को ही देखना जरूरी है, क्योंकि जो हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट जो है वो दोनों ही बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। बहुत सारी चीज़ें इनहेरिटेंस होते हैं और बहुत सारी चीज़ एनवायरनमेंटल होती हैं, जो इंडिविजुअल जो डिफरेंस है उसमें। तो हमारा 4th ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10th नंबर, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो 3 ऐसा होगा जो होगा और एक है जो नहीं है, उसे हमको देखना है। इंडिविजुअल्स डेवलप एट डिफरेंट रेट। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, एकदम सही है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, है ना। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, एकदम सही है। ऑर्डर में होता है, बिल्कुल। डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। डेवलपमेंट जो है वो कैसा होता है, धीरे धीरे घटित होता है समय के साथ, है ना। ऐसा नहीं है कि 2 साल का बालक है तो एकदम से वो मतलब बहुत ज़्यादा 3rd क्लास का जो 4th क्लास का जो मैथ्स है उसको करने लग जाएगा, या 6 महीने का बच्चा है वो एकदम से दौड़ने लग जाएगा। टाइम से होता है ना। पहले वो खड़ा होना सीखेगा, क्रॉल करेगा, खड़ा होना सीखेगा, फिर हेल्प लेके चलना सीखेगा, उसके बाद वो चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। ऐसा नहीं है कि 6 महीने का बच्चा है एकदम से दौड़ना सीख गया, ठीक है। तो ये धीरे धीरे समय के साथ होता है, ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे क्योंकि ये सही है और यहाँ पे पूछा है क्या नहीं है। तो लास्ट देखते हैं, एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम से ही सब कुछ एकदम एग्जैक्ट कोर्स और नेचर जो है विकास का सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है। ये तो एकदम ही गलत बात है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है, क्योंकि कभी भी बर्थ के टाइम कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती है डेवलपमेंट में। ये इसके जो मतलब प्रिंसिपल है ये बिल्कुल भी नहीं ऐसा बोला गया है, सिद्धांत इसका नहीं है। धीरे धीरे होता है, ऑर्डर में होता है और डिफरेंट रेट में होता है, और सब कुछ बर्थ के टाइम एग्जैक्ट नेचर से और सटीक हो वो एकदम गलत है। तो इस तरह से आज 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और यहीं पे मैं वीडियो को एंड करूँगी क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है ये आपको समझ में आई हो और आपको ये कोशिश अच्छी लगी हो। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इतने सारे कर लेंगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होगा, खासकर सीडीपी में तो बिल्कुल भी। और एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपकी सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी अच्छी है तो आप हर सब्जेक्ट का पेडागोजी बहुत अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं, बिल्कुल उसी से रिलेटेड ही पूछा जाता है। इसमें अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप हो गई तो आप वो सारे पेडागोजी 15-15 नंबर के सब्जेक्ट के बहुत अच्छे से आप इस सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।